नमस्कार। अ, आज हम लोग गांधी जी के स्वदेशी विचार को देखेंगे और पिछले क्लास में भी इसकी चर्चा हुई थी। आज हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी अपने शब्दों में स्वदेशी विचार के बारे में क्या कहते हैं और फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा। स्वदेशी का उपासक अपने निकट के पड़ोसियों की सेवा को प्रथम कर्तव्य मानकर उसमें अपने को समर्पित कर देगा। ये पिछले क्लास में भी चर्चा हुई थी। इसमें बाकी के लोगों के हितों को छोड़ने या कुर्बान करने की भी नौबत आ सकती है। परंतु यह छोड़ने या कुर्बानी करने की बात केवल आभास मात्र होगी। अपने पड़ोसियों की शुद्ध सेवा चीज ही ऐसी है कि उससे दूर वाले की कुसेवा हरगिज नहीं हो सकती, बल्कि सेवा ही होती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे एक अचूक सिद्धांत है जिसे हम हृदय पर अंकित कर लेना चाहिए। इसके विपरीत जो मनुष्य दूर लोगों की सेवा के लालच में फंसकर पृथ्वी के उस छोर तक सेवा के लिए दौड़ता है, वह न केवल अपनी महत्वाकांक्षा में विफल होता है, परंतु पड़ोसियों के प्रति अपने कर्तव्य में भी चूकता है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण लीजिए। जिस विशेष स्थान पर मैं रहता हूँ, वहाँ कुछ लोग मेरे पड़ोसी, कुछ रिश्तेदार और कुछ आश्रित हैं। उनका यह महसूस करना और यह उनका हक है। स्वाभाविक है कि उनका मुझ पर कोई अधिकार है और वे सहायता व सहारे के लिए मेरी ओर देखते हैं। अब मान लीजिए कि मैं उन्हें अचानक छोड़कर किसी दूर की जगह के लोगों की सेवा के लिए चला जाता हूँ। मेरे निश्चय से पड़ोसियों और आश्रितों की मेरी छोटी सी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी और बहुत संभव है कि मेरे इस दूर की सेवा के मोह से नए स्थान का वातावरण अशांत हो जाए। इस प्रकार अपने पास के पड़ोसियों की दोषपूर्ण उपेक्षा और जिनकी सेवा मैं करना चाहता हूं, उनकी अनचाही कुसेवा स्वदेशी के सिद्धांत के मेरे भाग्य के पहले परिणाम होंगे। इसी में इसका अर्थ जरूर ऐसा किया जा सकता है कि स्वदेशी का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो अच्छा है, परदेशी तो भयानक है ही। यहाँ स्वधर्म का अर्थ है स्वदेशी। इस पूरे पैराग्राफ में यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि विकट परिस्थितियों में भी आपको पड़ोसियों का साथ देना है और वो साथ का अर्थ यह भी है कि उससे आपको अपेक्षा है और आपको करना भी चाहिए उसकी मदद, उसकी सेवा। लेकिन आप बहुत दूर के लोगों की सेवा करने जा रहे हैं, तो एक तो आप उसकी उपेक्षा कर देते हैं जो कि कहीं न कहीं हिंसा का भाव है। और दूसरा ये कि आप दूर जाकर अगर सेवा भी करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वहाँ वो अशांति की स्थिति हो जाए। ये अंदेशा ज़ाहिर किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा और ये व्यावहारिक भी है। फिर आगे कहते हैं कि हानि तभी होती है जब स्वदेशी के सिद्धांत का गलत अर्थ समझ लिया जाता है। मसलन यह स्वदेशी के सिद्धांत का विपर्यास होगा कि मैं अपने परिवार का मुंह रख कर उसका लाड लड़ाने के लिए भले बुरे सभी उपायों से रुपया बटोरने में लग जाऊं। स्वदेशी धर्म का तकाजा यह है कि मैं न्यायपूर्ण साधनों द्वारा अपने परिवार के प्रति केवल अपने उचित फर्ज अदा करूं। इससे मुझे सर्वव्यापक धर्म का पता लग जाएगा। स्वदेशी के अमल से कभी किसी की हानि नहीं हो सकती और अगर होती है तो मेरा माना हुआ धर्म स्वधर्म नहीं बल्कि अहंकार है, इसलिए वह त्याज्य है। ऐसे अवसर आ सकते हैं जब स्वदेशी के भक्त को सबकी सेवा के लिए अपने परिवार का बलिदान करने की जरूरत हो जाए। उस समय स्वेच्छा से किए जाने वाले आत्म उत्सर्ग का यह कार्य परिवार की उच्चतम सेवा होगी। यह हो सकता है कि जिस तरह हम अपने को खोकर अपनी रक्षा कर सकते हैं, उसी तरह कुटुंब को खोकर कुटुंब की रक्षा कर सकें। दूसरा उदाहरण लें। मान लीजिए कि मेरे गांव में प्लेग फैल जाता है और इस महामारी के शिकारों को बचाने के प्रयत्न में मैं, मेरी पत्नी, बच्चे और घर के सब लोग फना हो जाते हैं। तब ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अपने प्रियतम और निकटतम लोगों को अपने साथ आने के लिए राजी करके मैंने अपने परिवार के नाश का काम किया, बल्कि यह कहा जाएगा कि मैंने उनके सच्चे हितैषी का काम किया। स्वदेशी में स्वार्थ की गुंजाइश नहीं है और यदि उसमें कोई स्वार्थ है
तो वह सर्वोच्च प्रकार का है, जो उच्चतम परोपकार से भिन्न नहीं है। स्वदेशी अपने शुद्धतम रूप में परमार्थ की पराकाष्ठा है। इस तर्क प्रणाली पर चलने से ही मुझे यह सूझा कि स्वदेशी के सिद्धांत को समाज पर लागू करने का आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम खादी है। मैंने अपने मन से पूछा कि वो कौन सी सेवा है जिसकी इस समय भारत के करोड़ों लोगों को जरूरत है, जिसे सब लोग आसानी से समझकर उसकी कद्र कर सकते हैं, जो आसानी से की जा सकती है और जो हमारे करोड़ों भूखे देशवासियों को जिंदा रख सकती है। उत्तर मिला, केवल खादी या चरखे को सर्वव्यापी बनाने से ये शर्तें पूरी की जा सकती हैं। कोई यह न समझ ले कि खादी द्वारा स्वदेशी के पालन से विदेशी या भारतीय मिल मालिकों को नुकसान पहुंचेगा। किसी चोर से उसकी चोरी छुड़वा दी जाए, सॉरी, या चुराया हुआ माल वापस करवा दिया जाए, तो इससे उसको हानि नहीं बल्कि लाभ होता है। इसी प्रकार यदि संसार के सारे अफीमचियों और शराबियों को अपनी बुरी लत छोड़ देनी पड़े, तो अफीम या शराब के दुकानदार घाटे में नहीं रहेंगे। सच्चे अर्थ में वे फायदे में ही रहेंगे। पाप की कमाई उठ जाने से संबंधित व्यक्ति या समाज को कभी नुकसान नहीं होता, वह तो शुद्ध लाभ है। यह मान लेना सबसे बड़ा भ्रम है कि केवल थोड़ा सा सूत काट लेने या उसकी बनी हुई खादी पहन लेने से स्वदेशी धर्म का पूरा पालन हो जाता है। समाज के प्रति स्वदेशी धर्म के पालन में खादी पहला अनिवार्य कदम है, परंतु हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो खादी पहनते हैं मगर और सब बातों में बिलायती माल का छुट के उपयोग करते हैं। ऐसे आदमियों के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे स्वदेशी का पालन करते हैं, वे केवल फैशन के पीछे चलते हैं। स्वदेशी का उपासक अपने चारों ओर की परिस्थिति का सावधानी से अध्ययन करेगा और स्थानीय माल दूसरी जगह की बनी हुई वस्तुओं से घटिया या महंगा होगा तो भी उसे तरजीह देकर जहां कहीं संभव होगा अपने पड़ोसियों की सहायता करने का प्रयत्न करेगा। वह स्थानीय चीजों के दोष को दूर करने की कोशिश करेगा, परंतु दोषों के कारण उन्हें छोड़कर विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी के दर्शन में हम लोग एक पहले भी चर्चा किए थे कि इसमें यह भाव छुपा है, यह नहीं छुपा है कि दूसरे का हम नुकसान करने के लिए अपने यहाँ का सामान बनाएंगे और पहनेंगे, बिल्कुल नहीं। इससे आत्मनिर्भरता का भाव बढ़ेगा। ये जो आत्मनिर्भरता का जो भाव है, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, मान लीजिए कि कोई ऐसा गांव है जहां पे कोई ऐसा कार्य न हो उत्पादन का, इसलिए न हो क्योंकि वहां के लोग वो चीज न खरीद रहे हों, खरीदे ही ना, और उसे वो दूसरी जगह बेचने जाता है तो उसका बिके भी ना, तो क्या ये परिस्थिति उस गांव को सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगी? बिल्कुल नहीं ले जाएगी। और गांधी जी का यही कहना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करें, आप गांव में सत्ता को सौंपे कि गांव के लोग ही कुछ बना पाएं और गांव के लोग उसको खरीदें। यह अपील करते हैं। स्वदेशी विचार तो अपील ही है कि आप अपने पड़ोसियों से सामान को खरीदें। अगर उसमें कोई कमी है, महंगा है तो भी खरीदें, कोई कमी है तो उसको उसके दोष को दूर करने का प्रयास करें, ना कि वो छोड़ के बाहर की चीजें खरीदने लगे। तो स्वदेशी का भाव, स्पष्टता है इसमें कि स्वदेशी का भाव, जैसा कि ये पढ़ने में पहले भी हम लोग को मिला कि ये सच्चा परमार्थ है, ये परमार्थ की सेवा है। ये स्वार्थ की भावना इसमें नहीं है कि हम अपने पड़ोसी का सामान खरीदेंगे क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है, नहीं। हम आत्मनिर्भर बनने के लिए हम ऐसा करते हैं और केवल यह अपेक्षा हमसे ही नहीं की जाती है, सारे लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने पड़ोसियों के सामान खरीदें। ये एक तरह से राम राज्य की जो स्थापना होती है जिसमें ये कहा जाता है कि सारे गांव के लोग, गांव में सुख और समृद्धि तभी आती है या वो ऐसी परिस्थिति होती है जब किसी को कोई दिक्कत ही ना हो, ना असमानता का भाव हो, ना शोषण का भाव हो, और वो तय करता है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार पे अगर गांव स्वावलंबी हो जाए, जैसा कि अभी वर्तमान समय में भी कुछ-कुछ गाँवों में जहाँ पे कहीं-कहीं गांधीवादी विचार को अपनाया गया है और उसके अनुसार
कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को गाँव में स्थापित किया गया है और गाँव के लोग उन चीज़ों का उत्पादन जो होता है उसका उपभोग करते हैं। तो वो जो परिस्थिति होती है वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि गाँव के सारे लोगों में सुख और समृद्धि का भाव भी रहता है और वो गाँव अ, आत्मनिर्भर होता है, स्वावलंबी होता है और स्वदेशी का मूल यही मंत्र था गांधी जी का। ये बिल्कुल नहीं था कि दूसरे के रोज़गार को हम खत्म कर दें अपने यहाँ केवल हमें अच्छा इसमें ये भाव नहीं है, इसमें विश्व कल्याण की भी बातें हैं। लोग इसे समझते हैं कि संकीर्ण विचार है स्वदेशी का, ऐसा नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि आप यह काम विश्व के हर लोग करें, हर इकाई करे, हर व्यक्ति को अपने पड़ोसी का सामान खरीदना चाहिए। ये नहीं कहा जाता है कि पूरे विश्व को भारत में बनी वस्तु खरीदना चाहिए। तो इस प्रकार स्वदेशी विचार हम लोगों ने पढ़ा और इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो उसकी ओर इशारा की जाती है। धन्यवाद।